चलते हैं विशाल सर के पास में। विशाल वाघ जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और विशाल वाघ जी से समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार की स्ट्रेटेजी कैसी है, बाजार के अंदर में क्या चीज़ें डराने वाली हैं। आज कुछ एक की ऐसे वाले मोमेंट्स हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि कुछ परेशान कर सकते हैं। विशाल जी हेड ऑफ रिसर्च हैं बोनांजा पोर्टफोलियो के और हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू एलेक्स। कैसे हैं आप? लास्ट टाइम पे आपके शो पे मैंने कुछ बोला हुआ था कि ये लेवल पे मुझे मार्केट रिस्की लग रहा है जी और पिछले 2 दिन में तो हम लोगों ने ऊपर के लेवल पे कंटिन्यूस सप्लाई आती हुई देखी है। आज मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायरी का एनवायरनमेंट है तो साइडवेज मार्केट बना हुआ है मॉर्निंग से। तो यही लेवल पे मार्केट एक्सपायर करने के भी आसार लग रहे हैं, कहीं ना कहीं 50 पॉइंट प्लस या 50 पॉइंट माइनस ऐसे कोई रेंज में मार्केट एक्सपायर करने के आसार लग रहे हैं। बाकी तो अभी देखा जाएगा मार्केट में तो एक कहीं ना कहीं एक ऊपर के जोन पे सप्लाई कंटिन्यूअसली आते हुए दिख रही है। अभी भी छोटे मझोले स्टॉक चलते जा रहे हैं बहुत सारे, तो कहीं ना कहीं एम्फोरिया अभी भी मार्केट में है। तो ये एफोरिया जब तक मार्केट में है तब तक उसका यूटिलाइजेशन किया जाए, जहां जहां अच्छे अच्छे प्रॉफिट है वहां बुक किए जाए, ये नजरिया बन रहा है। सर, अभी भी शॉर्ट की कोई सलाह रिलायंस की वैसी एजीएम आ से नहीं रही है। क्या उम्मीदें हैं और उसका क्या असर होगा? नॉर्मली देखिए, मार्केट सब फैक्टरिंग करके चलता है। और मार्केट को मेरे हिसाब से एजीएम पिछले 15 दिन पहले से पता है और मार्केट ने इतना कुछ रिलायंस में बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाया हुआ है। ओके, तो मुझे ऐसा कोई इंस्पायरिंग एजीएम से नहीं लग रहा है। जो कुछ भी रहेगा वो टाइमिंग न्यूज रहेगा। अगर कुछ होना है तो 2300 के ऊपर हम लोग रिलायंस को जाते हुए देखेंगे। और वही फिर एक लीडिंग फैक्टर मार्केट के लिए हो सकता है। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ कोई आने की उम्मीद नहीं लग रही है। वो केस में रिलायंस एक बार वापस 2100 के नीचे जा सकता है। फिर वो अरामाको का मेरे हिसाब से डील होगा या 2-3 डील्स वो अनाउंस हो सकते हैं, ऐसा एक कुछ ये हो सकता है। अनाउंसमेंट्स बहुत सारे आने की उम्मीद है बट अनाउंसमेंट ऑलरेडी मार्केट फैक्टरिंग कर चुका है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि नॉर्मली ऐसे बड़े इवेंट्स जो होते हैं उसके पहले प्राइसेस फैक्टरिंग हो जाती है। तो मेरे हिसाब से मार्केट ने जो भी इवेंट्स है उसको फैक्टरिंग ऑलरेडी कर लिया है। तो क्या ये जो कंसोलिडेशन होगा उसको यही ट्रिगर होगा रिलायंस का और यहीं से करेक्शन हम छोटा देखने को मिल सकता है? मेरे हिसाब से जो भी होगा, एक डिसेंट करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये मुझे रिलायंस में कोई अच्छा सा मतलब जोन भी नहीं दिख रहा है कि जहां से हम लोग करेक्शन की बात करें, या ऐसा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऊपर के जोन में डेफिनेटली 2260 से लेके 2240 का एक रेंज बना हुआ है कि जहाँ पे सप्लाईज आते जा रहे हैं। और नीचे में भी मैं एक जोन मार्किंग के हिसाब से बात करूँ तो 2050 से लेके 2070 तक का एक जोन बना है। 2015 से लेके 2050 तक का एक जोन बना हुआ है। तो बहुत कुछ बिग न्यूज में नहीं आ सकता है। 3-4% प्लस माइनस तो डेफिनेटली रिलायंस में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं न्यूज के बेस पे। उससे ज्यादा मैं कुछ एक्सपेक्टेशन रिलायंस से आज के डेट में नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, रिलायंस से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है और ठीक है, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। बाजार पे आप व्यू दे रहे थे और बैंक निफ्टी पे भी, लेकिन साथ ही साथ बता दीजिएगा कि फिर क्या व्यू रहना चाहिए। बाजार पे मेरा व्यू निगेटिव ही है। और जैसे मैं लास्ट इसमें भी कहा था आपके इसमें कि बैंकिंग विल बी द मेजर कल्प्रिट दिस टाइम। ओके, तो वही है कि बैंकिंग में हम लोगों का शॉर्ट नजरिया है और हम लोग इसमें खुल के शॉर्ट का सलाह भी दे रहे हैं। जहाँ पे हम लोग यहाँ से ऊपर में 35,500 का एक रेजिस्टेंस जोन देख रहे हैं और नीचे में अगर 34,500 अगर ब्रेक होता है तो वापस हम लोग लोअर साइड जाना चालू हो जाएंगे, जहां पे हम लोगों को कहीं ना कहीं 31,500 तक के लेवल्स नीचे में दिख रहा है। बैंक निफ्टी में 5 से लेके 10% तक का करेक्शन आ सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई। जी, जिसमें आपने मेरे को आईसीसीआई दिया था शॉर्टिंग के लिए और मेरे ख्याल से उस पर टारगेट्स अभी नहीं अचीव हुए हैं, लेकिन
है ट्रेंड वही है? अभी भी शॉर्ट का अभी भी? ट्रेंड वही है। इंट्राडे का जो शॉर्ट था वो दिन दिया हुआ, उसका तो टारगेट अचीव हो चुका था, लेकिन ट्रेंड अभी भी वही है और मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई का लेवल अभी भी वही है। यहाँ से जो ऊपर का स्तर है वो 650 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस का जरिया है। नीचे में अभी भी बहुत अच्छे खासे डाउनसाइड्स बने हुए हैं। आईसीआईसीआई के बारे में बात किया जाए तो उसने रिट्रेसमेंट अच्छा खासा किया हुआ है और रिट्रेसमेंट पे वो रेजिस्टेंस लेते हुए भी दिख रहा है। तो एक जिस भी दिन सप्लाई आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आईसीआईसीआई विल बी द लीडर इन केस ऑफ सप्लाई। तो निफ्टी में कभी भी सप्लाई, बैंक निफ्टी में कभी भी सप्लाई आता है तो उसका लीडर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक हो सकता है। जी, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आज बाजार में मौका क्या है, आज आप क्या कर रहे हैं? हम लोग मौका आईटी में ढूंढ रहे हैं। जैसे हम लोग विप्रो पे ऑलरेडी हमारा नजरिया लॉन्ग का ही है। विप्रो में हम लोग लोअर लेवल अगर हम लोगों को बाय के लिए मिले तो हम लोग वहां पे बाय करने में इंटरेस्टेड है। 435 से लेके 432 एक हमारा बाइंग जोन है और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 520 के नीचे रहेगा। 3% के जैसा स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में हम लोग वापस नए लेवल्स उसमें आते हुए देख सकते हैं। ठीक। तो हम लोगों की अभी विप्रो में एक बाय राय बनी हुई है और सेलिंग साइड में हम लोग अभी भी जो अपना आरबीएल बैंक है उसमें सेल का लेवल देख रहे हैं। तो आरबीएल बैंक ये लेवल पे सेल किया जा सकता है 208 से 210 के दरमियान और 215 की एक इसमें स्टॉप लॉस रहेगी। नीचे के टारगेट्स ओपन रहेंगे, ये पोजिशनल कॉल रहेगा। नीचे के टारगेट 180 तक के ओपन है। ठीक है। और तीसरा जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी। एचडीएफसी ये लेवल पे, एचडीएफसी बैंक ये लेवल पे शॉर्ट किया जा सकता है। 1502 से लेके 1503 का लेवल है। ऊपर में 1520 रुपए का स्टॉप लॉस है। नीचे में टारगेट 1465 से लेके 1365 से लेके 1350 तक आ सकता है। ठीक है, ये 3 स्टॉक्स हमने में दिए हैं, विप्रो, आरबीएल और एचडीएफसी। ठीक है, एचडीएफसी के सर लेवल्स एक बार फिर से बता दीजिए। एचडीएफसी ये लेवल पे शॉर्ट किया जा सकता है। अभी 1502 का लेवल चल रहा है। इसमें 1520 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 1565, 1465 और 1450 के टारगेट्स आ सकते हैं। ठीक है, 2 बैंक दोनों में शॉर्टिंग, आरबीएल और एचडीएफसी। उससे पहले आईसीआईसीआई भी शॉर्ट के लिए दिया था, उस दिन के टारगेट्स अचीव हो चुके थे, लेकिन आज भी किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटरेस्टिंग सर। सर मैं कुछ एक सवाल ले लूँ जल्दी से आपका, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूँगा। विशाल सर, विशाल जी आपको आवाज़ मिल रही मेरी? हाँ अभी आ रही है सर आवाज, अच्छा, बताइए। ठीक है सर। एक सवाल है, एसके जैन जी हैं, पूछ रहे हैं कि क्या कोई पेनी स्टॉक जैसे कि सुपर टेनरी या लॉयड स्टील्स या साउथ इंडिया बैंक, या इनमें से कोई सजेस्ट करेंगे आप इस इन लेवल्स पे आज के एंट्री के लिए? डेफिनेटली नहीं सजेस्ट करेंगे हम लोग पेनी स्टॉक्स में। एट दिस मोमेंट कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, स्पेसिफिकली जब एफोरिया ये तरीके का बिल्टअप हुआ है। इनफैक्ट अगर कोई प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करने चाहिए, ऐसा हम लोगों का सलाह है। ठीक है, ये राय है विशाल जी की कि अगर आप प्रॉफिट में हैं और पेनी स्टॉक्स में अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुकिंग के का समय है, अभी नई एंट्री का तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर, एक दीपक मल्होत्रा जी का एक स्टॉक हम डिस्कस कर रहे थे, केएसएल पे, आपका भी व्यू दे दीजिए एक बार केएसएल पे। कल्याणी स्टील्स, एक मिनट। इनकी काफी नीचे की खरीद है, 241 की खरीद है। पूछ रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, रुके रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए, या 450 के आसपास के लेवल्स एक्चुअली कब तक देखने को मिल सकते हैं? मेटल्स में जो चीज बन रहा है ऊपरी स्तरों पे एक सप्लाई बनता हुआ दिख रहा है। वही केएसएल के साथ भी है, एक ऊपरी स्तर में एक सप्लाई बनी हुई है और इसका जो रेजिस्टेंस है 420 से लेके 430-35 तक का एक रेजिस्टेंस जोन इसका बनेगा। अगर ये लेवल्स ये सस्टेन नहीं कर पाता है तो नीचे में वापस एक बार 350 के लेवल टेस्ट हो सकता है आगे आने वाले समय में। तो सलाह यही रहेगी कि 407 का भाव है, 407 के भाव पे एक बार बुक करके 430 के ऊपर जाता है तो ही इसमें रीपरचेसिंग किया जा सकता है। सेल्स मेटल स्टॉक में बहुत अच्छा रैली देखने को मिला है।
इट इज अ बेटर टाइम टू बुक आउट फ्रॉम मेटल एंड एग्जिट। ठीक है, मेटल सेक्टर में प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, ये कह रहे हैं विशाल जी। दोबारा एंट्री के लेवल से मौके आएंगे तो फिर करा दिया जाएगा। ठीक है सर, मोदीसन मेटल्स है, इसी में कोई शॉर्ट टर्म का व्यू चाह रहे हैं? कौन सा स्टॉक, वापस एक बार बोलिए। मोदीसन, मोदी सन, MODISON, इसका कोड है MODISNME। ओके, इधर भी मोदी सर है, क्या बात है। मोदी जी सब जगह फैले हुए हैं आजकल। ठीक है, मोदी मेटल जितना मुझे चार्ट पे दिख रहा है 81 से लेके 88 के लेवल्स इसके लिए रेजिस्टेंस जोन का काम करेंगे। नीचे में एक बार ये 64 का लेवल वापस रीटेस्ट कर सकता है। ओके, तो इसमें थोड़ा सा बच के रहिए। मोस्ट प्रोबेबली ये अभी अभी आया हुआ स्टॉक है, BSE का कोड भी देख लिया, NSE को भी देख लिया। ज्यादा इसमें डेटा अवेलेबल नहीं है, मई में ही शायद से लिस्टिंग हुआ है, तो इसमें ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। रीटेस्टिंग ऑफ 60 जो अपने लिस्टिंग के लेवल्स है, एक बार वापस ही रीटेस्ट कर सकता है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि ये नरेंद्र वाले नहीं है, ये नीरव वाले हैं? नरेंद्र और नीरव का तो पता नहीं सर, एट दिस मोमेंट ये लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो सरला जी का एक सवाल है, JK पेपर्स पे आपका शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं। JK पेपर इंडस्ट्री में बीच में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अभी अभी थोड़ा सा थकावट इनमें भी नजर आ रही है, पेपर इंडस्ट्री में भी। हाँ, JK पेपर ने एक बड़ा मोमेंटम दिया था, 160 रुपए से 200 रुपए तक का एक स्ट्रेच इसने किया हुआ है, 220 225। ओके, इसका रीटेस्टिंग आएगा मेरे हिसाब से 170 तक का। 170 तक का रीटेस्ट आएगा। 221 के ऊपर सस्टेंड होता है, 221 225 ये रेजिस्टेंस जोन है। अगर 221 225 के ऊपर सस्टेंड होगा तो ही आगे आने वाली तेजी आएगी, नहीं तो ये 170 रुपए का रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये राय है JK पेपर्स पे। सर, एक अंकित जी का सवाल है, अशोका बिल्डकॉन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? तो ये ही वो खुद ही पूछ रहे हैं कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है? अशोका बिल्डकॉन, अशोका 102 जी। जहां तक कंपनी का सवाल है, फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन इसमें जो अभी तक का चार्ट बेसिस पे बात किया जाए, चार्ट बेसिस पे तो एक लेवल बन रहा है 125 के ऊपर जाता है तो ही आगे आने वाले समय में कुछ बड़ा ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है, जो 200 रुपए के करीब हो सकता है, क्योंकि इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, जहां पे वीकली बेसिस पे देख रहा हूं मैं चार्ट, और जहां पे 118 से 120 के जो लेवल्स है इसका रेजिस्टेंस का काम करेंगे। एक बार ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलता है तो 170 190 और 200 रुपया ऐसे इसके टारगेट ऊपर में बनेंगे। नीचे में से बहुत अच्छा बाउंस बैक ये स्टॉक में देखने को मिला है, तो रेजिस्टेंस जोन तक का इंतजार कीजिएगा। इसमें स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 93 94 रुपीज का स्टॉप लॉस इसमें रहेगा। ठीक है, 93 94 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके इसको लगा सकते हैं। 117 118 को जब रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करेगा तो वापस तो फिर बहुत अच्छा बाउंस बैक और बड़ा दे सकता है। ठीक है सर, एक राजेश जी का सवाल है, और ये इसलिए भी ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है ये सवाल क्योंकि आप फार्मा सेक्टर पे काफ़ी बुलिश थे पिछले दिनों, जहाँ तक मुझे याद है। अभी भी क्या आपको फार्मा सेक्टर उतना ही अट्रैक्टिव लगता है या अब आपने अपनी पोजीशन हल्की कर ली? फार्मा सेक्टर अट्रैक्टिव डेफिनेटली है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डीप में इनको वापस रिपर्चेस किया जा सकता है। एट दिस मोमेंट एक डीप का तैयारी फार्मा सेक्टर में भी हो रहा है, लेकिन बहुत बड़े डीप आप फार्मा में नहीं देख सकते हो। 5 से लेकर 10% तक के डीप्स आ सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, उससे ज्यादा बड़े डाउनसाइड मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी लेकिन अभी नई एंट्री भी नहीं करनी चाहिए? इनफैक्ट आगे आने वाले 2-3 सालों के लिए किसी का व्यू अगर तेजी का है तो फार्मास्यूटिकल्स में तेजी करके चले।
इसमें स्पेसिफिकली अगर किसी को पर्टिकुलर स्टॉक्स के साथ परहेज है, तो स्टॉक सिलेक्शन में भी इसमें फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत हर एक कंपनी की स्पेसिफिकेशंस अलग है। तो इससे अच्छा होगा तो कोई म्यूचुअल फंड जो फार्मा स्पेसिफिक हो वो हम लोग प्रीफर करें फार्मा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगले 2 साल के लिए। अगले 2 साल के लिए फार्मा सेक्टर स्ट्रांग रहेगा। लॉजिक बता देता हूँ इसका कि 2014 में करेक्शन स्टार्ट हुआ था फार्मास में, और वो 2014 के बाद 2020 में करेक्शन बॉटम आउट हो गया था। तो 2014 से लेके 2015 एक 5 से लेके 6 साल का साइकिल उसमें डाउन साइड का कंप्लीट हुआ है। उसके बाद एक अपसाइड का साइकिल इसमें आएगा, जो अपसाइड का साइकिल जस्ट अभी शुरू हुआ है। 1 ही साल पुराना साइकिल है, तो यहाँ से और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 से लेके 4 साल का अपसाइड का साइकिल फार्मा में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये है। और उसमें एक तरीका विशाल सर ने बताया कि उसके म्यूचुअल फंड जो हैं फार्मा फोकसिंग जो होंगे उनको लिया जा सकता है। सर एक देखपाल भाटिया जी का सवाल है, जीएसपीएल पे लॉन्ग टर्म राय। जीएसपीएल गुजरात स्टेट पेट्रो लिमिटेड। इधर रिसेंट में एक बड़ी स्पाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है इसका। मैं जो अगेन मैं आपके शो में आता हूँ और शायद से ये पीरियड ही ऐसा है कि जहाँ पे अपने को ऐसे स्टॉक मिलते हैं जो अनचार्टेड टेरिटरी में रहते हैं। तो इसके लिए तो सॉल्यूशन मेरे पास एक ही है, पिछले 2 वीक का लो एज स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ये अनचार्टेड टेरिटरी में ऊपर में कहाँ तक जाएगा इसका कोई बखान करना थोड़ा ये टाइम पे दिक्कत वाला है, लेकिन डेफिनेटली 290 पिछले 2 वीक का लो है, तो आप तो 285 या 280 का जैसे स्टॉप लॉस पकड़ के इसको लॉन्ग में चलिएगा। जो हिसाब से स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन है, चार्ट फॉर्मेशन क्लियरली बता रहा है पोल फ्लैग पैटर्न है, और पोल फ्लैग पैटर्न ये बहुत बुलिश पैटर्न होते हैं। ओके, तो यहाँ से 400 500 एनीथिंग कैन बी पॉसिबल फ्रॉम दिस स्टॉक्स। और जैसे मैं हिस्ट्री में उसका देख रहा हूँ तो इसमें एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया हुआ है, ट्रायंगल ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन से ये ब्रेकआउट है मंथली बेसिस का। तो ये ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन से जब भी ब्रेकआउट्स आते हैं तो ये बहुत बड़े होते हैं। तो इसमें राह या सलाह जो भी है ये यही रहेगी कि पिछले 2 वीक का लो एज स्टॉप लॉस मान के चले और तेजी बरकरार रखे। ये तेजी में ये स्टॉक यहाँ से डबल भी होने के उम्मीद रहेगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो ये जीएसपीएल का चार्ट विशाल सर कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा दिख रहा है, इसके अंदर में एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है सर, बस एक सवाल और ले लेते हैं। आईडीएफसी बैंक पर लॉन्ग टर्म राय जानना चाहते हैं हरप्रीत जी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म राय जाननी है तो इसको तो पहले तो जो अभी लेवल्स इतने बनाए 70 रुपीज के क्रॉस किए बिना कोई लॉन्ग टर्म का तेजी नजर नहीं आ रहा है। ओके, 72 के एक रेजिस्टेंस जोन है 70 का, ये कट किए बिना कोई लॉन्ग टर्म तेजी इसमें नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट जो हम लोग अभी भी डिस्कस कर रहे थे कि 2 वीक का लो ब्रेक कर चुका है और वहां से एक रेजिस्टेंस जोन कंटिन्यूअसली इसमें बना हुआ है। डाउन साइड में मोस्ट प्रोबेबली 49 का लेवल ये टेस्ट कर चुका है, वो एक बार रिटेस्ट होगा 49 47 का एक बार लेवल रिटेस्ट होगा। अगर ये लेवल के नीचे सस्टेंड होता है तो ये वापस 35 रुपए के लेवल के लिए जा सकता है। ये कह रहे हैं विशाल सर, और विशाल सर जो एक फॉर्मूला देते हैं वो वाला है कि जब अनचार्टेड टेरिटरीज में होता है स्टॉक तो 2 हफ्ते का सर क्या होता है, 2 हफ्ते का जो लो है वो स्टॉप लॉस हो जाता है। दो हफ्ते के लो के नीचे अगर कोई अनचार्टेड टेरिटरी वाला स्टॉक आता है या कोई भी स्टॉक जिसने बहुत अच्छा मोमेंटम हिस्ट्री में दिया हुआ हो, जैसे ये स्टॉक हम लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके सामने। इसने आप अगर देखोगे नीचे का लेवल देख लीजिए, 20 रुपए से ये स्टार्ट हुआ है तकरीबन। ओके, और 20 रुपए से ये स्टॉक 3 गुना हो चुका है।
तो ऐसे स्टॉक में एक नॉर्मल जो लेमैन लॉजिक हम लोग जिसको बोलते हैं, इसका लेमैन लॉजिक सिंपल है कि पिछले 2 वीक का लो जब कटता है, जैसे कि ये केस में हम लोगों ने जैसे ही 62 के फिगर्स कट किए ये स्टॉक में, वैसे ही ये एक तरीके के प्रॉफिट बुकिंग में आ गया। और प्रॉफिट बुकिंग का जरिया ये होता है कि ये 3 वेव में आता है, इसमें 2 वेव कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड वेव अभी भी पेंडिंग है। तो ये थर्ड वेव चालू हुई है, ये अनफोल्ड होते होते थर्ड वेव 36 रुपीज तक भी अनफोल्ड हो सकती है। तो ये इतने बड़े खतरे से बचने के लिए, इतना बड़ा कैपिटल इरोजन से बचने के लिए करना यही होता है कि पिछले 2 वीक का तो आप स्टॉप लॉस मान के चलिए, जो भी आपकी लॉन्ग टर्म पोजीशन है उसके लिए। और एक बार उसमें से जिस पोजीशन में से आप एग्जिट हो जाते हो, तो वो लेवल ध्यान में रखिएगा। वापिस जब भी स्टॉक में एक अच्छा खासा पैटर्न बने, तो वो पिछले 2 वीक का हाई कट करेगा, तो भी आप इसमें री एंट्री कर सकते हैं। तो इतना सिंपल लॉजिक है, और ये लेमैन लॉजिक है, कोई भी आसानी से इसको देख सकता है, इसको आसानी से ट्रैक भी कर सकता है जी। अब लेकिन समस्या ये है सर कि ये लॉजिक हम अब बता रहे हैं, या ये जो हरप्रीत जी हैं इनको अब पता चल रहा है, वो स्टॉप लॉस के लेवल शायद मेरे ख्याल से टूट चुके हैं इसमें ऑलरेडी, क्योंकि इनकी जो खरीदी थी वो एंट्री बहुत हाई है, 68 पे है, 68 रुपए के भाव पे इनकी खरीदी है। अभी भी इनको जो पिछला वीक का स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करना चाहिए, जो 55 का लेवल है। 55 के नीचे ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो बहुत पास है सर, 57 पे आसपास चल रहा है ऑलरेडी। आज का लो 57 है, और आज के लो उसके आसपास ही काम कर रहा है अभी भी 57 पे। तो आपको नहीं लगता कि ये तो फिर डिप आज ही उसमें हो सकती है और स्टॉप लॉस कट जाएगा? नहीं, मुझे मुझे डेफिनेटली ये नहीं लगता है कि ये बहुत क्लोज है। अभी भी 2-2.5% नीचे का स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ, तो ये सिग्निफिकेंट स्टॉप लॉस है। इससे बड़े स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से नहीं रखने चाहिए। ठीक है। स्पेसिफिकली जो स्टॉक लोअर को मार रहा है, लोअर हाई का पैटर्न बना दिया है स्टॉक ने ऑलरेडी, तो लोअर हाई के पैटर्न में आपको नजदीक वाले ही स्टॉप लॉस रखने चाहिए, क्योंकि अगर ब्लीडिंग होता है तो ये लोअर लो भी मार देगा। लोअर लो जो 47 रुपीज का दिया हुआ था उसके नीचे के लो मार देंगे, तो स्टॉप लॉस बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो लॉजिकली यही है कि 55 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर 55 कट होता है तो एग्जिट करें। ठीक है, तो हरप्रीत जी आपके लिए ये राय है, 55 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। अब ठीक है कि जो हो गया हो गया, क्योंकि ये वाला बाजार, और इसीलिए हम बार बार जो विशाल सर भी जो हमें समझा रहे हैं, ये हम बार बार अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत रिपीटेटिव लग सकता है, बहुत इरिटेटिंग लग सकता है, मुझे भी लगता है कि मैं बार बार एक ही लाइन बोलता हूँ, वही चीज़ें बोलता हूँ, उसको अलग अलग तरह से बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सत्य यही है कि बाजार दोनों तरफ, और अभी इस समय दोनों के लिए मौके हैं, वो एक चीज़ है। इसी को रेंज कहते हैं, इसी को वोलेटिलिटी कहते हैं। लेकिन ये ही समस्या ये है कि ये वन साइडेड वाला बाजार, कि आप 9.5 पे खरीदिए, 3.5 पे बेचिए, मुनाफा है, 3.5 पे लेकर के जाइए, सुबह अगले दिन 9:30 बजे मुनाफे पे खुलिए, वो समय अभी थोड़े दिन तक नहीं है। तो इसलिए बहुत सारा मार्गदर्शन चाहिए होगा, और विशाल वाग जी हमें उसमें मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया विशाल सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। थैंक्स अलेक्स। थैंक यू सर।